शादी की पहली रात ही मेरे पति के आने से पहले ही कमरे में मेरे ससुर जी आ जाते हैं। मेरे ससुराल में इंसान से ज़्यादा हैवान लोग रहते थे। दोस्तों, मैं हूँ कानपुर नवाबगंज, एक छोटे से गांव से। दोस्तों, मेरी असली ज़िंदगी तब शुरू होती है जब मैं इंटर ग्रेजुएट क्वालिफाई कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैं अपनी मनपसंद नौकरी और मनपसंद जॉब करना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती थी अपनी मम्मी पापा के साथ। जब से ही मैं अपनी क्वालिफाई को कंप्लीट करती हूँ, मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है। जब से मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है और अपने कॉलेज में सबसे टॉप की हूँ, तब से मुझे हर एक अच्छी कंपनी, हर एक अच्छे ऑफ़र आने लगे थे। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि मैं अब अपने मम्मी पापा का हाथ बटाकर अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ। लेकिन उसी बीच मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरे मम्मी पापा मुझसे शादी की बात करने लगते हैं। तभी मैं अपनी मम्मी पापा से बोलती हूँ कि माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है और आप लोगों को दिखाना है कि एक लड़की पढ़ाई कर कितने आगे तक जा सकती है। तभी मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा, तेरे पापा की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है और अब चाहते हैं कि वो अपने जीते जी तेरी शादी करके तेरा घर बसा दे। तभी मैं अपनी मम्मी और पापा को समझाती हूँ कि माँ, मुझे अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। अभी तो मेरे ऑफर आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हो कितनी अच्छी जगह से मुझे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं जॉब करने के लिए। तभी मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा, तुझे तो पता है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और 2 बार मुझे हार्ट अटैक आ भी चुका है। इससे जी अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दूँ। तभी मैं अपने पापा को समझाती हूँ। उसी टाइम मेरे पापा को अचानक पता नहीं क्या हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी मैं हार मान जाती हूँ और अपने सारे सपनों को साइड में रखकर अपनी मम्मी पापा की बात मान जाती हूँ और शादी करने के लिए हाँ बोल देती हूँ। फिर जब मेरे पापा ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आते हैं, तो उसके 2 से 3 दिन बाद लड़के वाले मुझे देखने के लिए आते हैं। हम दोनों की बात हो जाती है। लड़का, मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि वो आखिर कौन सा काम करता है। लड़का देखने में तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन उसके पिताजी उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। जब यह सारी बात मैं अपने मम्मी और पापा को बताती हूँ कि लड़का मुझे देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके करियर और उसका काम क्या है, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वह साफ स्पष्ट से कोई चीज़ें बता नहीं रहा है। उसके बाद मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा, उसके पापा ने जो बताया है वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत ही काम के सिलसिले में बाहर ही ज़्यादातर रहता है। तुम्हें ये सब चीज़ें अभी नहीं समझ आएगी। जब तुम शादी करके जाओगी तभी तुम्हें सारी चीज़ें समझ आने लगेगी। अभी तुम बच्ची हो। जब मेरे मम्मी पापा यह बात मुझसे कहते हैं तो मैं वहीं पर चुप हो जाती हूँ। अपनी मन की बातें ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे एक कॉल आता है। कॉल उठाने के बाद जब मैं हेलो करती हूँ, तभी उसमें से एक औरत बोलती है और कहती है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो इस लड़की से शादी कभी मत करना। उसकी यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह औरत कौन है और ऐसा क्यों बोल रही है। फिर तुरंत ही मैं अपने मम्मी पापा को यह सारी बातें बताती हूँ। तभी मेरे मम्मी और पापा बोलते हैं कि बेटा, जब किसी भी लड़की की शादी किसी अच्छे घर में लगती है तो जलने वाले ऐसे ही लोग फ़ोन करके रिश्ता तोड़ने पे लग जाते हैं। तभी मैं अपने माँ बाप को समझाती हूँ कि मम्मी पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और हमें अच्छे से छानबीन करना चाहिए। लेकिन मेरे मम्मी पापा अपने जिद पर अड़े रहते हैं और मेरी शादी उस लड़के से करवा देते हैं, जिस लड़के से शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा तूफान आता है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। शादी के बाद जब मैं ससुराल जाती हूँ तो मेरी जेठानी मेरे सामने आती है और मेरा गृह प्रवेश करवाती है। शादी से पहले मेरी माँ ने मुझे कुछ सारे सामान दिए थे, जो कि मेरी माँ बोली है कि घर में नौकर या नौकरानी होंगी या आप और कोई भी रिश्तेदार होगा तो गृह प्रवेश से पहले उनको दान दे देना। जब मैं अपनी जेठानी से पूछती हूँ कि दीदी, यहाँ पर कोई नौकर चाकर क्यों नहीं दिख रहे हैं, तभी मेरी जेठानी बोलती है कि देवरानी जी, अभी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पर तो कोई नौकर नहीं है, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और अब तो हाथ बटाने के लिए तुम भी आ गई हो। इतना कहकर मेरी जेठानी मुझे प्यार से गले लगाती है और मेरा अच्छे से गृह प्रवेश करवाती है। तभी मेरी जेठानी कहती है कि देवरानी देखो, इस घर में तुम्हें हर चीज़ें तौर तरीके समझना पड़ेगा और यहाँ पर तुम तभी टिक पाओगी जब यहाँ के लोगों के हिसाब से चलोगी। तभी मैं अपनी जेठानी से बोलती हूँ, दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, मेरे तो बहुत सारे सपने हैं जो कि मैं शादी के बाद उसे पूरा करना चाहती हूँ। तभी मेरी जेठानी बोलती है कि इन सारे सपनों को तू अपने पास रख और किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग इंसान नहीं हैवान है। मेरी जेठानी की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि मेरी दीदी मुझसे क्या बोल रही है। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ और रात हो जाती है। जब मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी ही रहती हूँ, तभी मुझे लगा कि मेरे पति जी मेरे कमरे में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही मैं दरवाजे का गेट खोलती हूँ, मेरे ससुर जी कमरे में आकर बैठ जाते हैं। तभी मैं अपने ससुर जी का पैर छूती हूँ और कहती हूँ कि पापा जी, क्या बात है, आपको क्या चाहिए। तभी मेरे ससुर जी बोलते हैं कि देख बहू,
तेरे बाप ने जो हमसे वादा किया था अभी उसे उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो तेरी चिंता है तो अपने बाप को फोन कर और बोल कि जो हमारे बीच डील हुआ था वो अभी तक पूरा उन्होंने नहीं किया है। अगर वह तेरी जिंदगी सही सलामत चाहते हैं तो वो अभी के अभी अपने फैसले, अपने वादे को पूरा करें, नहीं तो जो होगा वो तू सोच भी नहीं सकती है। अपने ससुर जी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ जाते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि ससुर जी धीरे धीरे करके जो सारी चीजें होगी मेरे पापा दे देंगे। वैसे भी मेरे पापा ने अभी तक तो 7 से 8 लाख रुपए आप लोगों को दे ही चुके हैं और आप लोगों को क्या चाहिए। अब हम यहाँ पर सभी लोग मिलकर अच्छे से कमाएंगे और अपना घर बसाएंगे और अपना अच्छे से परिवार चलाएंगे। तभी मेरे ससुर जी बोलते हैं कि तू अपना मुंह बंद रख, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितना बोलते हैं बस उतना ही सुन। उसके बाद मेरे ससुर जी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति मेरे कमरे में आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तभी मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं। मेरे पति बोलते हैं कि लगता है पापा ने आपका पूरा मूड ही खराब कर दिया है। तभी मैं बोलती हूँ कि आपके पापा ऐसा क्यों बोल रहे थे, आखिर मेरे पापा ने इतने सारे दहेज और कैश 7 से 8 लाख रुपए आप लोगों को दिए हैं। तभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे पापा और हमारे बीच शादी से पहले ही हम लोगों के बीच तय हुआ था कि आपके पापा हमें 4 व्हीलर कार देंगे, दिया ही नहीं है, इसलिए पापा ऐसा बोल रहे हैं। कमरे से जाने लगते हैं। जैसे मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ वो गुस्से में पीछे मुड़कर मुझे एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तू इस कमरे से कभी बाहर आएगी जब तेरा बाप हमारी गाड़ी को हमें देता नहीं है, तब तक तू इसी कमरे में बंद रहेगी और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना सुनकर मैं फूट कर रोने लगती हूँ और मेरे पति मुझे बाहर से लॉक करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी की दीदी खाना लेकर कमरे में आती है तो उन्हें पकड़ के मैं फूट कर रोने लगती हूँ और कहती हूँ कि दीदी जी ये सब क्या है और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वह मुझे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, यहाँ के लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, यहाँ के लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब यह लोग तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद ही कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं अपनी दीदी से बोलती हूँ कि दीदी आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तभी मेरी दीदी बोलती है कि यहाँ के लोग एक नंबर के नसड़ी लोग हैं और इनको सिर्फ दूसरों के पैसा चाहिए। ये लोग कोई काम नहीं करते हैं, ये लोग इसी तरीके से शादी करते हैं और दहेज के नाम पर पैसा लेते हैं, दहेज के नाम पर पैसा लेते हैं और उन सब पैसों से अयासी करते हैं, नशा करते हैं। यह लोग तुमको तुम्हारी बातों को बिल्कुल नहीं समझेंगे। तभी मैं अपनी दीदी को गले लगाकर रोने लगती हूँ। सुबह होते ही मैं पूजा कमरे में पूजा करने के लिए जाती हूँ। तभी मेरे पति बैग लेकर कहीं बाहर जा रहे थे। तभी मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, चलिए मैं आप ही के लिए नाश्ता बना देती हूँ। वह मुड़कर बोलते हैं कि देख तू मुझसे बिल्कुल भी बात मत कर, और हाँ हमारे घर में औरतों को ये इजाज़त नहीं है कि पति से सवाल जवाब करें। उनकी यह बात सुनकर मैं बिल्कुल ही चुप रह जाती हूँ और अपने कमरे में चली जाती हूँ। शादी को 1 महीना भी नहीं होता है तभी मेरे ससुर जी बोलते हैं कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू अभी और आज ही इस घर से निकल जा। तो अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू अभी आज इसी वक्त अपने घर जा और अपने माँ बाप से बोल कि वो गाड़ी को लेकर तुम्हारी शादी हुई है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा गाड़ी नहीं देते हैं तो तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने ससुर जी की यह बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। मेरी जेठानी जी की ज़िंदगी इन्होंने नर्क कर दी थी। मेरी जेठानी विधवा थी, फिर भी मेरे ससुर जी मेरे जेठानी जी के साथ बहुत ही गंदे व्यवहार करते थे। यह सब चीज़ें देखकर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग इंसान है या हैवान। तभी मुझे कुछ समझ नहीं आता है और अपने ससुर जी की बात सुनकर सीधा घर से बैग लेती हूँ और बाहर निकल जाती हूँ। अपने मायके मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाती हूँ क्योंकि मुझे मायके जाके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला था और मुझे पहले से पता था कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे शादी में वैसे भी बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। तभी मैं पुलिस स्टेशन जाकर सारी बातें बता देती हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और मेरे पति और ससुर जी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मेरी जेठानी बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तभी मैं बोलती हूँ कि दीदी गलत लोगों के साथ गलत ही करना चाहिए, आखिर उन्होंने आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया और सताया, आप चुपचाप इनके बर्ताव को सहती गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अपने घर परिवार छोड़कर इनका घर परिवार बसाने के लिए आते हैं, नहीं तो इनका मार और गाली खाने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों आई होप आप सबको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सबको हर रोज़ एक रियल कहानी और रियल स्टोरी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को इसमें से क्या सीख मिली आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए